बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमसुल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट सिलेबस में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है। और इससे पहले हमारे पास जो है वो स्टेट वेरिएबल्स है, इंटरनल एनर्जी, वर्क और जो चीज़ें जो है एनर्जी, वो सिलेबस में गिवन है या नहीं है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में वो है। सो दोज आर जस्ट बेसिक्स। सो वो जो बेसिक्स है हमारे पास वो हमने ऑलरेडी अपलोड की है यूट्यूब पर। सो अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो में भी ऐड कर रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी है तो जिस इसको अब एक क्रेडिट दे रहे हैं। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे थर्मो डायनामिक्स की जो फर्स्ट लॉ है वो हम पढ़ेंगे, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अलावा हम कहते हैं कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वर्क हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो सकती है इनटू वर्क। थर्ड, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी और हीट एक दूसरे के सेम सेम है। इसके अलावा लेट्स सपोज, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में मसला आ गया। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सही है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अगर इनिशियली इसकी वॉल्यूम ये थी और इसको हम हीट दे दें, लेट सपोज 100 जूल हीट दे दें, इसको डेल्टा क्यू दे दें, तो क्या होगा कि इसकी वजह से हमारे पास इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगी। लेट सपोज 20 जूल इसकी एनर्जी में चेंज आ गई, तो ये सिस्टम मूव करेगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा और इससे वर्क डन होगी हमारे पास। और जब वर्क डन होगी तो यानी कुछ जूल की एनर्जी होगी, यानी 100 जूल हीट ऐड हो गई, 20 जूल इंटरनल एनर्जी में चली गई, यानी बाकी 80 जूल में हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन। यानी यू जो हीट था ये कन्वर्ट हो गया इंटू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू कन्वर्ट हो गई डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी द हीट एडेड, डेल्टा क्यू जो है वो है हीट एडेड। वो हीट एडेड कहाँ चली गई, वो चली गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज वर्क डन बाय सिस्टम। जिस तरह हम छोटे बच्चों को पैसे देते हैं कि बाजार से टमाटर लाओ, तो क्या होता है कि उसको अगर हम 100 रुपये देते हैं तो वो 20 जीप में डालता है, 80 की टमाटर लेता है। यानी 100 जो रुपये हम दे वो 20 जीप में चले गए और 80 में टमाटर आ गई। सो इसी तरह जब सिस्टम है हमारे पास, उसको हम 100 जूल हीट देते हैं तो 20 जूल है इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, बाकी 80 जूल में वर्क होगा। यानी 100 जो ऐड हो गए, 20 इंटरनल एनर्जी, 80 हमारे पास वर्क डन में आ गई। तो इसी तरह इंटरनल डेल्टा क्यू जो है वो कन्वर्ट हो गई डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू को। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो एंड डायनामिक्स। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है हमारे पास, इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। लेट सपोज हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मीन कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो हमारे पास सेम होगा। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या है, वो लेट सपोज हमारे पास सेम है, तो फिर क्या होगा कि डेल्टा यू हमारे पास बराबर होगी 0 की। तो ये जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारे पास होगा डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी जितनी भी चेंज इन हीट आएगी वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी इनटू वर्क में। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू हमारे पास 0 है, इसी वजह से इक्वेशन हमारे पास बनेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब याद रखें कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो याद रखें सबकी वैल्यू हमारे पास हमने कैलोरी में लिखनी है या सबकी वैल्यू हमारे पास जूल में लिखनी है, सही है। या हम कैलोरी यूनिट यूज़ करेंगे या जूल। इस तरह नहीं होगा कि एक चीज़ को हम कैलोरी में कर ले, दूसरे को जूल में, तीसरे को कैलोरी में। दिस इज ये हमारे पास दिस इज टोटली रॉन्ग। सो यूनिट सेम होनी चाहिए, आइदर कैलोरी और जूल। इसके अलावा याद रखें कि फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है इंटरनल एनर्जी को। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूसेस इंटरनल एनर्जी, ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा
ये भी याद रखें अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस हमारे पास क्या है। सो याद रखें कि फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है सबसे पहले पॉइंट ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ हीट को जो है इंडिकेट नहीं करती कि किस डायरेक्शन में हीट मूव करेंगे, डू नॉट इंडिकेट। ये हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताती कि हीट किस डायरेक्शन में जाएगी। दूसरे ये भी याद रखें कि हीट हमारे पास कन्वर्ट हो रही इनटू वर्क में, लेकिन किस कंडीशन में, हमारे पास कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं है कि किस कंडीशन में होगा। इसी तरह ये भी हो रहा है कि हम हीट ऐड करते हैं तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी क्यू कन्वर्ट होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो ये डेल्टा यू क्यू आ गई यहाँ पर। इस तरह क्यों नहीं हो सकता कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली चला जाए डेल्टा डब्ल्यू में, 100% हमारे पास इस तरह क्यों नहीं होता। तो ये हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज की पॉइंट आप यू के हवाले से कुछ पॉइंट्स है, वो हमारे पास 5 चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। सही है, 5 चीजें हैं, वो सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों ने याद रखना है। सो स्पेशल केस है हमारे पास, ये 4 प्रोसेस है। एक को हम कहते हैं आइसोबार, सही है। दूसरा सिस्टम हमारे पास है आइसोकोरिक। थर्ड हमारे पास सिस्टम है आइसोथर्मल। और फोर्थ सिस्टम हमारे पास लास्ट वन है एडियाबेटिक। अब ये हमारे पास जो है जो बेसिक चीजें हैं, स्टेट फंक्शन है, हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो इन सिस्टम में एक एक क्वांटिटी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले कांस्टेंट की, तो यहाँ पर है बी। अगर बी को मैं उल्टा कर लूँ तो ये मेरे पास पी बन जाएगा। सो आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो इन आइसोबारिक प्रोसेस द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट इज प्रेशर। इसी तरह आइसो मीन सेम, कोरिक सी, सो सी के लिए याद रखे सी वी, यानी सी में जो है कोरिक में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। आइसोथर्मल टी मीन टेम्परेचर। सो यहाँ पर क्वांटिटी कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, सही है। यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर। याद रखिए कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड की थी। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये दोनों हमारे पास आइडियल गैस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। थर्ड में हमारे पास क्या है, स्पेशल केस है, जहां पर हमारे पास जस्ट क्यू हमारे पास 0 होती है। देयर इज नो हीट गेन एंड नो हीट लॉस। सो ये हमारे पास 5 एमसीक्यूज हो गए। इसके अलावा याद रखिए अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि याद रखिए कि कौन सी वैल्यू हमारे पास जो है कांस्टेंट है, सही है। यहाँ पर एमसीक्यूज में वैल्यू आती है कि विच वन ऑफ द क्वांटिटी हमारे पास 0 होती है, चेंज नहीं आती। प्रेशर कांस्टेंट है, सो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। ये 10 एटीएम है, फिर भी 10 एटीएम है, टाइम पास हो रहा है, काम हो रहा है, सिस्टम मूव कर रहा है हमारे पास, लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा। सो कहेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। इसके अलावा आइसोथर्मल में टेम्परेचर, सो डेल्टा टी भी 0 होगी। और टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हमारे पास, यू डिपेंड करती है टी पर। सो अगर टी 0 है तो यू भी हमारे पास 0 होगी। और यहाँ पर हमारे पास जो है एडियाबेटिक हमारे पास स्पेशल केस है, जहाँ पर हीट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, सही है। सो जो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो अब हमने सबके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर देख ले डेल्टा पी हमारे पास 0 है, इस इक्वेशन में डेल्टा पी नहीं है, याद रखें कि दिस इज जस्ट पी। सो इसको हम लिखेंगे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो हमारे पास इक्वेशन सेम बाय सेम हमारे पास क्या होगा, इसी तरह आ जाएगा, सही है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास बराबर है एन सी पी डेल्टा टी। ये हमारे पास आएगी डेल्टा यू प्लस वर्क डन पी डेल्टा वी। सो इस इक्वेशन को हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। सो ये वाला टर्म जो है नीचे ये 0 हो जाएगी। सो जब ये 0 हो जाएगी, पी डेल्टा वी हमारे पास 0 हो जाएगी। सो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर वॉल्यूम नहीं हमारे पास वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही, वॉल्यूम 0 है,
तो वर्क डन भी जीरो होगा। यानी जो हीट हम सिस्टम को देंगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। सो जितना हीट हम ऐड कर रहे हैं उतनी हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो रही है। अगर 10 जूल हीट ऐड कर ले तो 10 जूल इंटरनल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होगी। अगर हम सिस्टम से 10 जूल हीट हटा ले तो हमारे पास क्या होगा, 10 जूल जो है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो जितनी इंक्रीज इंटरनल एनर्जी में आ रही है वो उतनी हमारे पास हीट ऐड होगी। अगर डेल्टा यू डिक्रीज हो रही मीन हीट रिमूव हो रही है। सो इक्वेशन हमारे पास बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और इस सिस्टम में वर्क डन हमारे पास क्या है, जीरो है। इसी तरह आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, ये डेल्टा यू जीरो हो जाएगा बिकॉज डेल्टा टी हमारे पास जीरो है और यू टी पर डिपेंड करती है। सो वी विल गेट द इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। सो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है फॉर आइसोथर्मल। एडियाबेटिक के लिए भी हमारे पास होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर ये क्यू जीरो होती है, सो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यानी अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारे पास, कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारे पास। लेट्स सपोज दिस इज इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक में ये सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर कोई हीट ना ऐड हो रही है ना रिमूव हो रही है, और इसके बावजूद अगर सिस्टम वर्क डन कर देता है तो इसका मतलब है कि ये इंटरनल एनर्जी कम डिक्रीज हो रही है। लेट्स सपोज 100 जूल एनर्जी हमारे पास पिलवा काम जीरो हो गया है। अगर ये एनर्जी 100 जूल से 90 जूल में आ जाए यानी 10 जूल का हमारे पास क्या हो गया है, काम हो गया है। और ये तब होगा जब हमारे पास ये 100 से डिक्रीज होगी। सो ये 10 जूल डिक्रीज हो गई तो हमारे पास वर्क भी 10 जूल हो गया। अगर सिस्टम पर हम वर्क डन कर ले 10 जूल का तो इसकी एनर्जी 100 जूल से 110 जूल हो जाएगी, यानी 10 जूल इंक्रीज होगी। कब, जब इस पर वर्क हो जाएगा। सही है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि हमारे पास जो प्रोसेस है, जितनी भी प्रोसेस है हमारे पास, उसमें डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है, पीवी डायग्राम। फॉर एग्जांपल मैं पीवी ग्राफ की बात कर लूँ, सो ये हमारे पास क्या है, एंड दिस इज वाई एक्सिस जिस पर मैंने पहले लिया, और एक्स एक्सिस पर वी है। सो सबसे पहले बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के। आइसोबारिक प्रोसेस हमारे पास वो है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो, ये प्रेशर है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन लाइन हमारे पास क्या होगा, लाइन हमारे पास पैरेलल टू वी एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू पी। सो दिस इज द लाइन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। सही है। अब आइसोकूरिक में क्या है, वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है। प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर ले या डिक्रीज कर ले, लेकिन द लाइन विल रिमेन द सेम। इसके अलावा आइसोथर्मल के लिए हम बॉयल लॉ में कहते हैं कि आइसोथर्मल में हमारे पास क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सो दिस इज लाइन फॉर आइसोथर्मल। और एडियाबेटिक में हमारे पास थोड़ा सा जो है चेंजेस आएगा, द इट विल मूव टू द राइट। यानी ये जो एडियाबेटिक है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गेमा, वेयर गेमा इज द रेशियो ऑफ CP बाई CV। सही है। तो ये हमारे पास 4 डायग्राम्स आ गए फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। दिस इज PV डायग्राम। इसी तरह PT डायग्राम भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे MCQs में पूछे कि ड्रा द डायग्राम, व्हाट इज द करेक्ट डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आप लोगों ने उसको इस तरह सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले आइसोबारिक की, तो आइसोबारिक की अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास इस तरह कांस्टेंट होगी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, चेंज नहीं होगी। इसी तरह आइसोथर्मल की बात की जाए तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। दिस इज आइसोथर्मल। सही है। लाइन मैंने थोड़ा खराब ड्रा किया, इसको मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। दिस इज आइसोथर्मल। फिर बात कर ले और प्रेशर और टेम्परेचर की। सो हमारे पास या वॉल्यूम के, सो आइसोकूरिक के लिए याद रखें कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हमारे पास है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, टेम्परेचर को। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हमारे पास एक गैस है, जितनी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं प्रेशर हमारे पास उतनी हमारे पास इंक्रीज होगी। एडियाबेटिक के लिए फिर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास ये दिस इज लाइक अ कर्व। एडियाबेटिक के लिए हमारे पास कर्व होता है। सही है।
और यहाँ पर P हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गेमा डिवाइड बाय 2 to the power गेमा माइनस 1। सो ये हमारे पास डायग्राम है। सो दीज आर ऑल 2 डायग्राम्स। सो PT और PV हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस में आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन आइसोबारिक के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, आइसोडियाबेटिक के लिए क्या होगा, कौन सी प्रोसेस में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होती है और डेल्टा कौन सी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।